हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू चाणक्यस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स तक की स्टेज ठीक है, जब मेंस की बात करते हैं तो उसमें आपका जीएस का कुछ सेक्शन ऐड होता है और जीके का भी। ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, लेकिन साथ में कुछ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बैंकिंग इकोनॉमी में से कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, या तो करंट अपडेट्स जो है इकोनॉमी या बैंकिंग से रिलेटेड, या फिर बैंक्स की कुछ हिस्ट्री या फिर उसकी जनरल टर्म्स के बारे में। और यही क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछे जाते हैं, जब भी आप आईबीपीएस पीओ मेंस या एसपीए पीओ मेंस की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बैंकिंग इकोनॉमी के हम पार्ट 1 के अंदर डिस्कशन करेंगे। आरबीआई के बारे में डिटेल्ड वीडियो होगा, जिसमें आप सुनेंगे पार्ट 1 के अंदर, क्योंकि इसका हम आगे भी डिस्कशन करेंगे आरबीआई के फंक्शंस पे भी। बट आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, कैसे आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर्स उसके कहां पे हेडक्वार्टर्स, गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर्स कौन से हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इससे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसके बारे में आप सबने सुना है। आज मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, बट थोड़ी डिटेल्स में हम जुड़ जाएंगे इसके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आप जानते हैं ईयर 1600 में इसको स्टैब्लिश किया गया और 1874 तक ये एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ईआईसी कहते हैं इन शॉर्ट, was an English trading company that operated from this year to that year and was a major factor in the rise of British Empire in India. ब्रिटिश एम्पायर को बहुत बड़ा राइस मिला इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने के बाद। मेजरली उनकी जितनी ट्रेडिंग थी, जितना व्यापार था, वो इस कंपनी के होने के बाद ही स्टार्ट हुआ हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों आगे इसके बारे में थोड़ा पढ़े। जब बैंक से इनको रिलेट करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले 3 बैंक्स इंडिया में स्टैब्लिश किए, जिनके ईयर्स भी मेंशन है और किन सिटीज के अंदर ये बैंक्स स्टैब्लिश किए गए, दैट इज आल्सो मेंशन्ड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फॉलोइंग 3 बैंक्स इन इंडिया। फर्स्ट इज बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे देन एंड देन बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कैलकाटा एस्टैब्लिश किया गया 1806 के अंदर, बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश किया गया 1840 के अंदर, और बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 के अंदर। अब दोस्तों इन 3 बैंक्स को बनाने के बाद, लेकिन कुछ साल के बाद कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस क्या थे कि इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया और इन तीनों बैंक से मिलकर बनाया गया एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों बैंक्स को मिलाया गया, जिससे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मर्ज करने के बाद बना, जिसके बारे में आप आगे पढ़ते हैं। तो 1955 के अंदर इस बैंक को एसबीआई का नाम दिया गया। अब दोस्तों जब बात होती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, इनिशियली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बॉडी होती है बैंकिंग की, जैसे आज आरबीआई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसकी तरह भी एक्ट करता था कमर्शियल बैंक होने के साथ साथ, और काफी सारी रेगुलेशंस इस बैंक के थ्रू होती थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड ऑन जनवरी 27, 1921 बाय मर्जिंग बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर्स मुंबई के अंदर ही था, जैसा कि आज आरबीआई का भी मुंबई के अंदर देखने को मिलता है आपको। अब अगर बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, जैसा कि वो कुछ रेगुलेटरी बॉडी की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन फिर हिल्टन यंग कमीशन की बात करें अगर, तो हिल्टन यंग कमीशन जिसने रिकमेंड किया कि इंडिया के पास एक अपना सेंट्रल बैंक होना चाहिए, इन सारी बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन की अगर बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन, जिसको हम रॉयल कमीशन ऑन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। So it recommended the establishment of Reserve Bank of India on April 1, 1935। अब अगर बात करते हैं हिल्टन यंग कमीशन की, तो हिल्टन यंग कमीशन को अपॉइंट किया गया 1926 के अंदर, और इसको अपॉइंट किसने किया था दोस्तों? द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग ने। हिल्टन यंग कमीशन ने रेकमेंड किया कि एक सेंट्रल बॉडी की रिक्वायरमेंट है हिंदुस्तान को, जो सेंट्रल बॉडी बाकी के बैंक्स को रेगुलेट कर सके, क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक की तरह भी एक्ट कर रहा था। इट वाज डिफिकल्ट फॉर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया टू हैंडल ऑल दीज टास्क्स ऑफ रेगुलेशन। तो इसके बाद शुरुआत होती है आरबीआई की। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में और है, जो कि एक कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उसको इसके साथ मिक्स मत कीजिएगा। कमर्शियल बैंक एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है। आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको एस्टैब्लिश किया गया रेगुलेट करने के लिए कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को, जिसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ताकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसी रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सपोज
आपके पास कितनी मनी है इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट या फिर आपकी डिमांड्स कैसी रहेंगी। तो रेगुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है मनी को एक कंट्री के अंदर? अगर मान लीजिए मनी रेगुलेट नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा पैसे छापे जाएंगे, ठीक है, छापे जाएंगे आरबीआई के द्वारा, ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा, तो हर पर्सन के पास प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा। जैसे बैंक्स के पास होगा तो बैंक्स आगे लोगों को लोन देंगे, लोगों के पास अबंडेंस में होगा जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। जैसा ही उनके पास पैसा बढ़ेगा तो उनके खर्चे बढ़ेंगे, उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। अगर हर चीज की डिमांड बढ़ने लगेगी तो आपको एक डायरेक्ट इसका रिलेशन पता है कि जब जब चीजों की डिमांड बढ़ती है ऑब्वियसली उनकी सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आती है, और डिमांड बढ़ने से लेकिन क्या चीज इंक्रीज हो जाती है? प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन हिट कर सकती है। ऑल्दो आज अगर बात करें इंडिया में तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी अपने चरम सीमा पे है, इन्फ्लेशन काफी हाई इंटरेस्ट पे बढ़ रही है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई करा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में गवर्नमेंट इस टाइम पे इन चीजों को किस तरह से कैप्चर करेगी, किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, दैट वी विल हैव टू सी इन फ्यूचर। फिलहाल आगे बात करते हैं आरबीआई के बारे में। दोस्तों आरबीआई जो था वो स्टैब्लिश कब हुआ? अप्रैल 1 1935 के अंदर, जिसके एक एक्ट के अंदर वो स्टैब्लिश किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसकी दोस्तों नेशनलाइजेशन हुई जनवरी 1 1949 के अंदर। अब नेशनलाइजेशन क्या होती है? नेशनलाइजेशन का मतलब है जब गवर्नमेंट ज्यादातर अपने जो शेयर्स हैं या उसकी जितनी भी पोजेशन है वो अपने अंडर कर ले, तो उसको नेशनलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। गवर्नमेंट की बॉडी हो जाती है, इसको गवर्नमेंट फिर रेगुलेट करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी हिंदुस्तान की है। पहले दोस्तों जब आरबीआई बना था तो कंप्लीटली प्राइवेटली ओन्ड था ये। अब प्राइवेटली ओन्ड था जिसके अंदर बिगिनिंग में 5 लाख शेयर्स थे। अब इन 5 लाख शेयर्स की जो वैल्यू थी पर शेयर की दैट वाज 100 रुपीज, विच मीन्स टोटल 5 करोड़ की इसकी वर्थ थी। लेकिन उसके बाद कंपनसेट करके गवर्नमेंट के पास इसका बहुत ही छोटा सा पार्ट था, गवर्नमेंट ने कंपनसेट किया, सबकी पेमेंट्स रिपे करा उनको, ठीक है, शेयर्स अपने अंडर किए। इसमें एटलीस्ट ऐसा होता है नेशनलाइजेशन में 51% शेयर जो है वो एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। तो इसको आरबीआई को नेशनलाइज किया गया सो दैट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सके, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके इस बॉडी को, ताकि कंट्री में चलने वाले जितने भी फ्लो ऑफ मनी है या बाकी की जितनी फंक्शंस है इसके, उनको रेगुलेट करना गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाए, ठीक है। अदरवाइज ये प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट लोगों के हाथ में था सारा का सारा आरबीआई। तो जनवरी 1 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया। ये डेट्स आपको मद्देनजर रखनी है कि अप्रैल 1 1935 के अंदर स्टैब्लिश हुआ अंडर आरबीआई एक्ट 1934, और जनवरी 1 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जिसको ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 कहा गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 याद रखना आसान है, अगर आप एक डेट पे याद करते हैं कि 1935 के अंदर आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था तो उससे एक साल कम 1934 एक्ट के अंडर। 1949 में अगर ये नेशनलाइज हुआ था तो अंडर एक्ट 1948, यहां पे आपको एक साल कम करना है, ठीक है। थोड़ा आगे पढ़े। अब इनिशियली जब ये स्टैब्लिश हुआ 1935 के अंदर तो इसका इनिशियल जो हेडक्वार्टर्स था वो था कोलकाता के अंदर, लेकिन बाद में इसको 2 ही साल बाद शिफ्ट कर दिया गया मुंबई के अंदर, और आज करंट इसका हेडक्वार्टर्स अगर आपसे पूछते हैं तो वो मुंबई के अंदर ही है। और 1937 के अंदर 2 ईयर आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट इसको ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया कलकत्ता से मुंबई में 1937 के अंदर। नाउ जब दोस्तों बात करते हैं गवर्नर्स की, ठीक है, एक हेड होता है जिसको गवर्नर कहते हैं, जो कि आरबीआई के अंदर रेगुलेटरी बॉडी के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो मेंबर्स है उसके, जो कि 21 है, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी होती है? गवर्नर की। अब आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर व्हेन आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, या फिर हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, और इसके साथ साथ आपको करंट गवर्नर का भी पता होना चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान साथ में रखिए कि जब भी गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो उसका टेन्योर जो होता है वो पर्टिकुलरली 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स का टोटल टेन्योर होता है हमेशा ही किसी भी गवर्नर का, लेकिन हाँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। जैसा कि 25th जो हमारे गवर्नर थे उनका एक्सटेंड किया गया था टेन्योर जो था। अब फर्स्ट गवर्नर की अगर बात करें, जब आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ 1935 के अंदर, जब ब्रिटिश राज था, तो इसके गवर्नर बनाए गए सर ऑसबोर्न स्मिथ, जिनका टेन्योर चला अप्रैल 1 1935 से जून 30 1937 तक।
उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो बने आरबीआई के आफ्टर सर बोन एंड वन मोर केम, तो बेसिकली ये थर्ड थे गवर्नर, लेकिन इंडिया के फर्स्ट थे, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो आरबीआई के हुए, ही वॉज सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। वैसे तो आपसे पूरा नाम नहीं पूछा जाता, स्टिल अगर ऑप्शन में सीडी देशमुख की जगह चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख वर्ड आए तो आप समझ आइए कि सीडी देशमुख की ही बात हो रही है। तो इनका जो टेन्योर था वो चला 1943 से लेकर 1949 तक। तो 1949 के अंदर आपको पता है कि जनवरी 1 को इसको नेशनलाइज किया गया। तो नेशनलाइजेशन के टाइम पे भी फर्स्ट इंडियन गवर्नर को थे आपके सीडी देशमुख। और अगर बात करते हैं करंट इसके जो अभी गवर्नर हैं, रिसेंटली जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं, तो करंट गवर्नर इसके हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा, जिनका टेन्योर दिसंबर 11, 2024 में ही स्टार्ट हुआ है। तो आपको इन 3 गवर्नर्स के मेजरली नाम याद रखने हैं, जो फर्स्ट थे या इंडियन फर्स्ट जो गवर्नर थे इसके, या फिर जो करंट गवर्नर हैं, ठीक है। अगर आप आज से कुछ साल बाद जाते हैं एग्जाम देने के लिए, इस वीडियो को आप तब देखते हैं तो करंट गवर्नर तब भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसे मैंने पीछे भी कहा कि टोटल जो इसके सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 21। अब वो 21 मेंबर्स कैसे होते हैं, इस नंबर को याद रखना। इस नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल कितने मेंबर्स होते हैं आरबीआई के। एक तो जी गवर्नर हो गए खुद, ठीक है। 4 उनके साथ होते हैं डेप्यूटी गवर्नर्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है, वो टोटल नंबर में होते हैं 2। इनके अलावा गवर्नर जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है गवर्नर्स को, जो कि ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, वो टोटल होते हैं नंबर में 10, ठीक है। तो अगर हम देखें 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 10 17 यहां तक हो गए। इसके बाद आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने अपनी लोकल बॉडीज को भी बनाया, ठीक है। चारों डायरेक्शंस के अंदर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों डायरेक्शंस के अंदर एक एक लोकल बॉडी इसकी स्टैब्लिश की गई, जो अपने रीजन अपने एरिया के सारे फ्लोज को, जितनी भी मनी फ्लो है या उसकी जो कमियां हैं फ्लोज हैं, ठीक है, उनके बारे में डिटेल दे सके आरबीआई को, सो दैट वहां पे उस रीजन के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम किया जा सके। रेगुलेटरी बॉडी जो कि कुछ इंप्लीमेंटेशन करनी है, कुछ नए रूल्स पास करने हैं। दोस्तों ये लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स टोटल 4 होते हैं, चारों डायरेक्शन से एक एक। और ये चारों लोकल बॉडीज कहाँ बनी हुई हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। इन 4 शहरों में आरबीआई की 4 लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, जिनसे 4 डायरेक्टर्स को चूज किया जाता है। तो 17 और 4 ये टोटल कितने हो गए जी, 21। टोटल नंबर आपको याद होना चाहिए, 4 लोकल बॉडीज आपको पता होने चाहिए। डेप्टी गवर्नर कितने हैं, 4 हैं। और करंट डेप्टी गवर्नर्स की जब हम बात करते हैं आज, तो ये 4 हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन से करंट डेप्टी गवर्नर हैं, या कौन से गिवन ऑप्शंस में से डेप्यूटी गवर्नर नहीं है आरबीआई के इस टाइम पे। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर एंड डॉक्टर एमडी पातड़ा, जिनका पूरा नाम है माइकल डिबाब्रा पातड़ा, ठीक है। इनका आपको चारों का नाम याद रखना होगा, इनसे आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों इसके अलावा आरबीआई के लोगों की अगर बात करें, जो आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है या फिर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो आरबीआई के लोगों में अगर आप देखें तो एक टाइगर, एक पाम ट्री आपको दिखता है, ठीक है। तो इसका लोगो है अ पाम ट्री एंड अ टाइगर। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, which act governs the Reserve Bank of India, on which date RBI was nationalized, where is the headquarters of RBI, when was the headquarters of RBI shifted to Mumbai, who among the given is not a deputy governor of RBI। चारों नाम आपके पास हैं, कौन नहीं है उनका नाम आपको सिलेक्ट करना है। Who is the current governor of RBI, how many total members of RBI are there, या फिर is RBI a commercial bank or not। इस क्वेश्चन का आंसर तो हम अभी कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ विद आंसर चाहिए और आपको फ्यूचर में इसको रिवाइज करना होगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, चाणक्य चंडीगढ़, जिसमें आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी वीडियो के साथ साथ। अब अगर इस पे बात करें कि आरबीआई एक कमर्शियल बैंक है कि नहीं, ठीक है, तो नो, आरबीआई इज नॉट अ कमर्शियल बैंक। बट अगर आपसे पूछ ले इज आरबीआई अ नेशनलाइज्ड बैंक और नॉट, तो यस डेफिनेटली आरबीआई इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। हमने पढ़ा भी कि 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया था। तो आरबीआई एक नेशनलाइज्ड बैंक है, कमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है। जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, या फिर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक नहीं है। ये डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ डील नहीं करता, जिसमें ये चेकबुक बना के दे किसी को या उसके पैसे
डिपॉजिट करे या फिर उसको लोन प्रोवाइड करे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और जितने भी दोस्त आपके एसबीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईबीपीएस के लिए या फिर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी आपसे आरबीआई के पार्ट 2 के अंदर। हैव अ गुड डे।